क्या कहता है, प्रेम को मरना नहीं है, हम जिएंगे, हरिण शावक जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण, इसको रेखांकित करो, एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। इससे बहुत ही कोमल भावनाएं इसकी आ रही है निकल करके। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण बिस्तर, आस्तरण माने बिस्तर। हमारे अंगों पर घृत, घृत क्या होता है भाई, घृणा नहीं होता, घी होता है। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे और कोमल दुर्वा खाएंगे, खाएंगे ना, खाएंगे। अच्छा, ये जो है दुर्वा का मतलब क्या है बताओ, दूब। हम कोमल कोमल दूब खाएंगे, बताओ खाएंगे ना, बताओ जिएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना मर जाएंगे एक बाण लगने से। तो हरिण शावक से वार्तालाप करता हुआ आ रहा है। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, ये आहत हरिण शावक, यहां ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, यानी घायल किया? क्या दक्षिण की तरह यहां भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। अच्छा, दक्षिण में राक्षस होते हैं ना, तो क्या दक्षिण की तरफ यहां भी राक्षस होने लग गए क्या? कुछ कुछ ऐसा भाव आ रहा है। आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर में सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। अंबिका सोच रही होगी कि क्या पागल आदमी है, नहीं, परंतु उससे पहले हम थोड़ा दूध पी लेना है, यहाँ दूध मिल ही जाएगा। मल्लिका अपने हिस्से का दूध हरिण शावक को पिलाई देगी। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन माने भजनलाल, बर्तन में ले आओ। माँ ने दूध औटा कर रख दिया है, देखती हूँ। दूध तो औटा ही दिया है मल्लिका के लिए पहले, है ना? माँ ने दूध औटा के रख दिया है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज्य कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद, कि एक तो वर्षा का रोमांच था, रोमांच तो कालिदास के संग भीगी रही थी ना ये, कि वर्षा के रोमांच के बाद फिर ऐसी जो आकृति और आवाज आई, इसे कुछ अजीब सा, है ना, एक रोमांच मिला और उसके बाद ये बड़ा विचित्र सा लगा। उसके बाद दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं, इसको मतलब नहीं है। वो मल्लिका का कह रही है, इससे भाई को कोई मतलब नहीं है इसको। ये तो हरिण शावक के प्रेम में डूब चुका है, कवि है ना। देखो, ये यही तो है। हम जो कहते हैं कि इससे बात कर लो, दीवारों से बात कर लो, प्रकृति से कहीं से बात कर लो, ये कवि हृदय की भी एक पहचान है। अब वो तो हरिण शावक से उसी से कह रहा है, देखो हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, है ना। जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे, कैसे बाण कैसे छोड़ दिया। अब मान लो पूछ ले कि कालिदास ये बात किससे कह रहा है कि हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो हरिण शावक से। किससे कह रहा है? हरिण शावक से। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। ये कुलांच भरता हुआ, कुलांच है ना, उछलना कूदना, कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। कि जैसे तेरी आंखें है ना मृग नयनी, ऐसी एक और मृग नयनी है। वो कौन के लिए आ रहा है? तुझे अपनी माँ की सी। तो माँ की सी कौन, अंबिका या मल्लिका? मल्लिका। अंबिका तो भी भगाएगी इसको, देखना। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध ले वापस आ जाती है। ध्यान रहेगा ना, ये अपनी माँ की सी है ना आंखें, तो मल्लिका की आंखों के लिए आ रहा है। मल्लिका, सच
माँ आज बहुत रुष्ट है, ये समझाना चाह रही है, वो उससे बात कर रहा है, ये कह रही है कि माँ रुष्ट है, तो ये भी कहना चाह रही होगी तो गलत टाइम पे एंट्री कर गया यार, है ना, कि आज तो माँ रुष्ट है, तेरी सास होने वाली। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। आषाढ़ का पहला दिन माँ, और ऐसी धारासार वर्षा कि दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई हैं। और देखो ना माँ, मैं भी तो कितनी भीग गई हूं। समझ में आ गया? झूठी कहीं की बोल रही थी कि दक्षिण से वकुल पंक्तियों को देखने गई थी और घाटी में उतरती चली गई, और मुझे पता था कि इतनी बारिश होगी, फिर भी देखो ना माँ, मैं कितनी भीग गई हूं। है, माँ समझ गई थी कि ऐसे नहीं भीगने वाली है। देख लो, अरे भीगना सब चाहते हैं, अंतर इतना है, आप बाइक पर भीगना चाहते हैं, बैठ भाई बाइक पे, बारिश हो रही, चल भीगते हैं, है ना। वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है ना, कि भीग के आई है। अच्छा सुनो, माँ को पता था कि ऐसे तो ये नहीं भीगती है, लेकिन ये ऐसे घूम रहे होंगे पहाड़ पर इधर उधर, तो जो है गारंटी से भीग के आई है, तो ये कालिदास के साथ में थी, तो माँ ने आइडिया लगा लिया, तभी माँ रुष्ट थी, है ना। अम्मा ऐसे थोड़ी कि वाह बेटी बहुत बढ़िया भीगी, आ जाए मेरी बेटी, माँ को तो दुख होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। कालिदास, मुझे दूध दे दो और इसे बाहों में ले लो, ये तेरा पुत्र है, गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र है। तो मुझे दूध दे दो, मतलब मैं तो दूध से पिलाऊंगा, तुम इसको बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ में से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। पढ़ते समय भी एकदम पूरा मस्तिष्क में चित्र बनता हुआ जा रहा है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हट नहीं करेंगे, वो पी नहीं रहा है ना, हमको दूध तो पीना है। इसी एक बात तो साबित होती है कि कालिदास की कोई बच्चा बच्चा हो जाता तो बहुत ही वात्सल्य रस मिलता, ये तो है। हिरण को लेकर के कितना संवेदनशील है ना। हम दूध अवश्य पिएंगे, और ये तुमसे भी कहा जा रहा है, शाम को एक गिलास दूध जरूर पिया करो। तुम दूध नहीं पियोगे, नहीं ऐसा हट नहीं करते हैं, है ना। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। आ गया कसाई, उसको मारने वाला। राजपुरुष कौन है? दंतुल, ये तो पूछा हुआ सवाल है भाई, आया हुआ सवाल है, ध्यान देना। मातुल दंतुल एक जैसे वो लगते हैं। राजपुरुष कौन है? दंतुल। कौन आया है उसको दरबार में ले जाने के लिए? दंतुल आया है। अभी किसी को पता नहीं है कि मामला क्या है। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे, यानी ऐसे पियो, ऐसे। दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? तो करो कोमल, मैं खाऊंगा इसको, यमी यमी। हाँ पिला इसको। अब इसको भी पता नहीं है कि जिससे बात कर रहा है वो कालिदास है ना। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक के लिए थोड़ा पीछे, हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं है। देखो बातचीत करने का अंदाज इनका। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? क्योंकि मेरे तो ससुराल है ये, मैं तो इसलिए आया, तू कैसे आ गया? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर, और अभी तो यहां पर अंबिका की एंट्री और नहीं है। अभी देखना दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ कि मेरा शिकार है, तुम कैसे ले आए? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हुए, उन चिन्हों को देखते हुए ये आ गया, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में तुम्हारा अनुसरण कर पाता? आसमान में तो बादल छाए हुए हैं ना। कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, क्योंकि तो राजपुरुष होने का घमंड भी है ना इसको।
मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। तो ये कौन सी तुम बड़ी बात कह रहे हो? मेरी वेशभूषा से ही लग रहा है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल फिर व्यंग करता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? सामुद्रिक यानी ज्योतिष शास्त्र के चोरी तो करते ही करते हो, ज्योतिषी वाला भी काम करते हो क्या? अब ये अच्छा कथन है। जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक यानी ज्योतिष, सामुद्रिक का मतलब ज्योतिष, सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। ये कथन किसने किससे कहा है? दंतुल ने कहा है, कालिदास से कहा है। ये ध्यान रखना है। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है, मल्लिका फिर इतना थोड़ी सुन लेगी। और वैसे भी महिलाओं में इतनी कैपेसिटी थोड़ी है बर्दाश्त करने का, तभी तो बात ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना। आप देखो मल्लिका लपेटेगी इसको। तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूं देवी, परंतु ये हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी? मतलब तुम तो मेरी संपत्ति को वापस तो कर रही हो ना। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष की मना या बैन लगी हुई है। बैन तो कौन लगाएगा, राजा तो जहां से भी आखेट कर ले, लेकिन यहां हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। अब ये बात ग्रामीण युवक तो किसको व्यंजित कर रहा है बताओ? कालिदास को। कह कौन रहा है? दंतुल। रेखांकित करो कि तुम ये अपराध की बात कर रहे हो, अपराध और न्याय का कोई शब्दार्थ भी जानते हो? इसको पता ही नहीं है कि तू किससे भिड़ रहा है। राजपुरुष को अपना राज्य कर्मचारी होने का घमंड है। कालिदास कहता है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ कि तुम ही राजपुरुष ही जानते हो शब्द और अर्थ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। पार्वत्य भूमि, इस पर्वत भूमि, पहाड़ी गांव है उनका, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। जो भी इस पर्वत प्रदेश पे रहते हैं सब सजातीय हैं। हम जीव और मनुष्य में कोई भेद नहीं है, सजातीय हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर यानी कि पलंग पर या किसी आस्तरण पर, किसी बिस्तर पर इस कोमल हिरण शावक को रखकर आराम कराओ। इतनी देर में तो अंबिका बाहर आ गई। इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। सही है, डायरेक्ट बोलती है मल्लिका। अब मल्लिका कह रही है, लेकिन मां तुम ये तो देखो कि मामला क्या चल रहा है, मामला गर्म है, यहाँ राजपुरुष आया हुआ है। वो कहती है, तुम देख रही हो मां? हाँ देख रही हूं, इसलिए तो कह रही हूं तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। ये तो कहते कि ले जा राजपुरुष से काट के खा लेना, इसको दिमाग खराब कर रहे हैं, है ना। अब राजपुरुष भी सोचेगा ई कौन है भाई, क्या मामला चल रहा है इनको, इनका तो अलग ही मामला चल रहा है। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका। समझ गया कि सास रुष्ट ज्यादा है आज। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। और जो दूध का प्याला झूठा हो गया वो अब तो पिलाई देना चाहिए उस दूध को, कि मेरी बाहों का आस्तरण है ना, इसके लिए पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल और राजपुरुष, दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा, तुम्हारे ऐसी है संपत्ति तुम ले जाओगे? कालिदास, ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है।
कि राजपुरुष चाहे जो कर ले, मैं तो इसे लेकर जाऊंगा। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है आंगन की तरफ। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। अब ये भी आ गया लड़ाई झगड़े पर। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है, कालिदास संभवतया, कि जो तुम करना चाहो वो करो। दंतुल, संभवतः तलवार के मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है कि ये मेरा है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। अब ये थोड़ा सा रेखांकित करो यहां से कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। ये वाक्य में तुम्हारे तो किसके लिए आ रहा है, उनके किसके लिए आ रहा है, कह कौन रही है, कह किससे रही है? दंतुल मल्लिका का संवाद है, ध्यान रखना। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। अब इसके मुंह से निकल गया कालिदास, अब वो समझ जाएगा, बोले हैं कालिदास, उसी को तो लेने में आया हूं। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? है ना, इसका मतलब प्रसिद्धि अब गांव से बाहर फैल रही है। और कैसे मालूम चला कि कवि कालिदास है? क्योंकि ऋतु संहार ने धूम मचा दी है। कालिदास की कौन सी रचना आ चुकी है? अभी तक जमाना उसे क्या जानता है? ऋतु संहार का कालिदास। क्योंकि मेघदूत, कुमार संभव, जितनी भी रचनाएं हैं ये तो बाद में लिखी गई है। गिरी वन प्रांत में रहते हुए तो ऋतु संहार रचना लिखी है। इसी रचना को पढ़कर उज्जैनी दरबार से बुलाव आया है कि उनको राजकवि का पद दिया जाए। दंतुल, कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। अब ये बहुत जबरदस्त सवाल है कि सर्वप्रथम रचना कौन सी है कालिदास की, या किस रचना को लिख करके उज्जैन दरबार से बुलाव आया? तो लोगों का ध्यान, जिसने सतही तौर से पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया है, वो मेघदूत करेंगे। कालिदास है तो तुरंत नाम आता है मेघदूत का, लेकिन कालिदास की पहली काव्य कृति कौन सी है? ऋतु संहार। याद रहेगा? बताइए, कालिदास की ऋतु संहार का खड़ी बोली में अनुवाद ऋतु तरंगिणी के नाम से किसने किया है? वेरी गुड आंसर, महावी प्रसाद द्विवेदी। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। अब इसे लगा हुए मेरा जो मित्र है ये तो बड़ा हाईलाइट है, अच्छा लगता है ना। देखो ये बात सही है, एक बार तो ऐसा लगता है कि वाह भाई वाह, जिसको हमने छांटा है वो विशेष है, वो सामान्य नहीं है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा। दंतुल कह रहा है कि सम्राट, सम्राट कौन होगा? कौन सा सम्राट? चंद्रगुप्त तो कई हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य, पूरा नाम लिखो। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बड़े भारी पराक्रमी योद्धा रहे हैं भाई। देखो ये सम्राट किसको व्यंजित कर रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पूरा नाम लिखो आप। चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा तो नहीं चलेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नाट्य रचना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के परिवेश को आधार बनाती है? तो कहीं तुम चंद्रगुप्त नाटक मत करके आ जाना, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य वाला। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है। ध्यान देना, मेघदूत की रचना का लेखक कवा नहीं चल रहा है, लेखक नहीं है। लेखक तो जो लिख दिया वो लेखक गद्य का होता है, कवि होता है, लेकिन वो एक समानार्थी भाव चल रहा है और उन्हें राज कवि का आसन देना चाहता है। ये बात दंतुल ने सबसे पहले किससे कहा कि आज उनको राज कवि का दर्जा मिलने वाला है? मल्लिका को कहा है। बिल्कुल सही जगह कहा है, वही सुनना भी चाहती है ऐसा। अंबिका तो कह देती भाड़ंजा मिल लेकर। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहां आए हैं। वाह,
इसका मतलब यह है कि जो दंतुल राजपुरुष है, जो कि कालिदास को लेने के लिए आए हैं कालिदास के गांव, इसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कि भाई केवल राजपुरुष के साथ भेजना उचित नहीं, एक बड़े आचार्य को उसके साथ भेजा, वररुचि। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, और वररुचि वो है जिन्होंने प्राकृत भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ लिखा है, प्राकृत प्रकाश। कौन सी रचना? प्राकृत प्रकाश। तो वररुचि आचार्य साथ में आए हैं। राजपुरुष के साथ कालिदास को लिवाने कौन साथ में आए हैं? वररुचि आए हैं, आचार्य वररुचि। जरा नोट करना, आचार्य वररुचि ने प्राकृत प्रकाश रचना लिखी, जो प्राकृत भाषा का पहला प्रमाणिक व्याकरण ग्रंथ है। तो वररुचि की रचना कौन सी? प्राकृत प्रकाश। वररुचि की रचना कौन सी? प्राकृत प्रकाश लिखना, प्राकृत पैंगलम मत लिख देना। प्राकृत पैंगलम अपने आदिकाल में छंद शास्त्र की लिखी गई रचना है। प्राकृत प्रकाश हो गया। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहां आए हैं। बताओ उज्जैनी से कौन कौन आया उसको लेने के लिए? आचार्य तो कौन था? वररुचि। राजपुरुष कौन था? दंतुल। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है ना? अरे यार, ये तो बहुत बड़ा आगे तक जाएगा। गांव के लोग तो इसको उपेक्षित दृष्टिकोण से देखते हैं। गांव के लोगों के लिए कालिदास नकारा है, और वही राज दरबार उसको सम्मानित करना चाहता है। मल्लिका उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन है। लॉटरी खुल गई मल्लिका की तो। दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इसी बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में वह पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर है जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आ जाती है, जैसे कोई आश्चर्य की बात सुनाएगी। होठों में ऐसी बात दबा के चली आई, अब सुनाएगी उसको, देखना। मल्लिका, तुमने सुना मां, राज ने राजकवि का आसन देना चाहता है, कि तुम सब तो उसको नकारा और जाने क्या क्या मानती हो। देखा, उनको राजकवि का दर्जा मिलने वाला है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है, कि तू तो अपने पीले दूध भीग के आई है, तू जुड़ा जाएगी, तेरे को बुखार चढ़ जाएगा। तो जैसे अपन भीग के आते हैं तो कुछ गरम गरम पीते हैं ना, तो दूध का ध्यान रख रही है। तुमने सुना नहीं मां, राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो। आशा करती हूं कि अब यहां किसी और का आतिथ्य नहीं होना है, कि अब कोई और यहां नहीं आए, मैं उम्मीद करती हूं। इसके लिए राजपुरुष बेकार, कालिदास बेकार, अपनी बेटी की चिंता है, तो समझदार बन जाए तो ठीक है। आतिथ्य, मैं चाहती हूं आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। वह कितनी उत्तेजित हो गई है, राजकवि का दर्जा मिल रहा है इसके प्रेमी को। इसने पहचान कर ली थी पहले कि कालिदास एक बहुत बड़ा कवि बनेगा, और अब जमाना उसकी इस बात को स्वीकार करेगा। है जैसे मान लीजिए भाई कोई लड़का है, उसको सब गांव के लोग धिक्कारते हो, पर उसकी प्रेमिका कहती हो, देखना यार तू एक दिन आईएएस बनेगा, और पूरे लोग उसको धिक्कारते हो कि तू रीट पास नहीं कर सकता है। एक दिन वो आईएएस बन गया तो लड़की को कितनी खुशी मिलेगी, देखो मैंने सही पकड़ा ना, तू बनेगा, तू बनेगा आईएएस, तू बनेगा। और लड़का उससे कहते जाता, उससे मत चुप, बनेगा बनेगा। अब उस लड़की की क्या इज्जत रह गई है? अभी तुम देखना आगे क्या होने वाला है। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है,
तुम्हें इस दूध से नहला दूं। आज तुम यदि मल्लिका के घर चले जाओ तो मल्लिका आज इतनी खुश है, तुम सबको पार्टी दे सकती है। तो उसका कालिदास राजकवि बन गया है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ, पात्र ऊंचा उठा देती है, वो तो उसके ऊपर ही डाल देगी दूध को। अंबिका पात्र उसके हाथ में से ले लेती है, कई कई बावड़ी मेरे ऊपर ही न लुढ़का दे उसको। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूं, है ना, मुझे नहलाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना भावनाओं का और उन सब का, ये बिल्कुल ठोस यथार्थ पर जीवन जीने वाले। ध्यान देना, अंबिका यथार्थवादी है और मल्लिका आदर्शवादी भावनावादी है ना। तो केवल अंबिका की तरह यथार्थवादी होने से भी काम नहीं चलता और मल्लिका की तरह केवल भावना आदर्शवादी होने से भी काम नहीं चलता। जीवन में संतुलन जरूरी है। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूं। तुम कितनी निष्ठुर हो मां, तुमने सुना नहीं, राज जुने सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम दूध पी लो। और फिर से और देखो आगे भी कमेंट कर रही है, और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आश्रम बिछा दूं, क्या दोबारा नहाने जाएगी, बिस्तर लगा दूं तेरे लिए। मैं जैसी निष्ठुर हूं रहने दो, है ना। बिल्कुल सटीक बोल रही है भाई। एक टूटा हुआ माँ का हृदय है, वो ऐसा ही बोलता है। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। ऐसी माँ हो जाए तो दूध ऐसे पड़ जाती है माँ कई बार। अरे हमारे पीछे पड़ जाया करती थी, बेटा दूध पिया, दूध पिया, है ना। एक जग दूध और लगभग 1 किलो गाजर, ये हमारा ब्रेकफास्ट होता था। कच्ची गाजर, हाँ हाँ, कच्ची गाजर। 11वीं क्लास से शुरू किया था हमने तो ये। छत पे चढ़ते थे सुबह सुबह 6 बजे, सुबह सुबह छत पे चढ़ते थे 6 बजे। देखो मैं आपको बताऊं, हमारे गांव में पढ़ता था ना मैं, छत काफी लंबी लंबी सी है और बगल में से रास्ता है, एक गिलास खाली। आप एकदम रट्टा लगा रहे हैं अरस्तु को दास्ता सिद्धांत। आज का टारगेट है 3 घंटे में दास्ता सिद्धांत को खत्म कर देना। और पहले उसको कंठस्थ याद करते थे, फिर उसकी 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करते थे, फिर 5-7 दिन बीच बीच में 1-2 बार दास्ता सिद्धांत लिखो, ऐसे करके 100-150 सवाल तैयार करते थे बढ़िया बढ़िया से। तो बीए फर्स्ट ईयर में चलता था पहले ये, पॉलिटिकल साइंस ले लिया था, 12वीं में ले लिया था। तो होता क्या था, पढ़ रहे आराम से, फिर कुर्सी डाल दी, बैठे और जग में से 1 गिलास दूध डाला, पिया, कचर कचर गाजर खाई, मस्त बढ़िया। क्योंकि जब पढ़ते रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ खाते पीते रहने का मन भी करता है। तो ये चीज है। तो हमारी माँ का काम था एकदम सुबह सुबह जैसे दूध निकल जाता था 5:30 बजे के आसपास, सीधा गर्म होता, एक जग आता और छत पे पहुंच गया, बच्चा पढ़ेगा, है ना। क्या? तो एक जग में 2 किलो दूध आ जाएगा, तो 2 किलो ज्यादा है। ओ माय गॉड, तुम कैसे हो, 2 किलो दूध ज्यादा है। अरे 2 किलो दूध तो मैं आज पी लूं, आज बुढ़ापे में पी लूं 2 किलो दूध तो मैं। ओ माय गॉड, तुमको आश्चर्य हो रहा है इस बात में? कैसी पीढ़ी हो तुम लोग, हैं? कैसी पीढ़ी हो? इसका मतलब तुमसे तो फिर 1 गिलास भी नहीं पिया जाता होगा। फिर कहते हो सर जी हमें याद नहीं हो रहा है। अरे यार, ना ना, मजा नहीं है। दूध पियो बढ़िया। अब तो दूध इस सिटी का तो पाउडर का और मिलेगा, क्या पियोगे तुम? अपना जो गांव का दूध होता है ना, एकदम निपुणिया, क्या बोलते हो उसको, पेबर, निपुणिया, पेबर, पिया करो बच्चे लोगों, पिया करो तुम, है ना। उसी का तो परिणाम है कि इतना शुगर लेवल के बावजूद मैं तुमको शाम तक पढ़ा सकता हूँ खड़े खड़े, और चिल्ला चिल्ला के पढ़ा सकता हूँ। तुम हैं, अरे यार तुम फिर तुम खाने के लिए नहीं आए, पीने के लिए आए नहीं आए, क्या करने के लिए आए हो? खाओ पियो पढ़ो और सो, 4 काम जिंदगी में। आप देख ले माँ कैसे पीछे पड़ी है, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है। आप तो टाइम ही नहीं है, आए पी जल्दी से, और पात्र कोने में रख देती है घटाघट, और फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा लेती देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। माँ, तुम सोच सकती हो
आज मैं कितनी प्रसन्न हूं, देखो, है ना, क्या भाव है। अब ये देखो आप, अंतर्मन में भावनाओं का ज्वार, और ऊपर क्या है, मेघखंडों की उमड़ घुमड़। पूरे नाटक में आषाढ़ के दिन में पूरा हो गया। आषाढ़ के महीने का जो दिन है उसी में खेल दिया पूरा। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। माँ बहुत समझदार है, नहीं अब तक तो एक दो लगा चुकी होती। ये कैसे बोलते हो, चंट चालाक। तो चंट चालाक नहीं है माँ, बहुत ही सहिष्णु, बहुत प्यार करती है, तभी तो टेंशन कर रही है, वरना माँ को क्या लेने देना, कुछ भी कर उसके बाहर जा। लेकिन माँ चिंता करती है, बहुत चिंता करती है। मल्लिका, नहीं उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। ये पीछे पीछे बैठने लड़के सोच रहे होंगे, यार अंबिका की गोद की जगह हमारी गोद होती। भाई सोचा कि नहीं सोचा, बता दो ईमानदारी से। भाई सोचा कि नहीं सोचा है तुमने, है बता दो ईमानदारी से। जब तो तुम वहां पर मुस्कुरा रहे थे। देख लेंगे, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, कितना प्रेम करोगे बीबी को, हम भी बैठे हैं यहाँ, दो चारों के तलाक को तो हम ही रुकवाएंगे बीच में, बोल बोल करके। सहसा अंबिका की गोदी से हट करके बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, अभाव ही अभाव में जीवन जिए ना। कालिदास के माता पिता तो है भी नहीं, वो मातुल है उसका, वो लंगड़ा मामा जो परेशान ही रखता है उसको। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना